welcome you all once again to my lecture, and today we will be discussing a new chapter, and that is permeability. So let us start. In this chapter, basically let me tell you what are the things we will be reading. पहले तो हम इसके डेफिनेशन की बात करेंगे कि permeability कहते किस चीज़ को है. फिर then we will be discussing about Darcy's law, and then we will be discussing about its validity कि Darcy's law का valid है. And फिर then we will be reading about the determination of कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कैसे निकालते हैं. उसके लिए दो टेस्ट है एक्सपेरिमेंटल, वो एक्सपेरिमेंट्स कैसे किए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. सो आज का जो टॉपिक है परमेबिलिटी, उसको शुरू करते हैं हम लोग. राइट. सो इसकी डेफिनेशन से शुरू करेंगे हम लोग. परमेबिलिटी चीज है क्या. राइट. सो लेट मी स्टार्ट विद इट्स डेफिनेशन. नाउ परमेबिलिटी, it is defined as the property, it is defined as the property of porous material which permits the passage या फिर कहें और सीपेज of water or other fluids through the interconnecting voids. ये है इसकी डेफिनेशन. परमेबिलिटी है क्या? इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ पोरस मटेरियल्स व्हिच परमिट्स द पैसेज और सीपेज ऑफ वाटर और अदर फ्लूइड्स थ्रू द इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स. उनके बीच जो वॉइड्स होता है उससे पैसेज जो प्रोवाइड करता है उसको हम लोग परमिएबल कहते हैं. उस मटेरियल को हम लोग परमिएबल कहते हैं. फिर एक पॉइंट आप नोट करिए कि ऐसा मटेरियल, ठीक है, ए मटेरियल which is having continuous voids, right? ऐसी एक मटेरियल जिसमें continuous voids आप पाओगे, उस मटेरियल को हम लोग permeable कहते हैं. We call that material as permeable. ऐसी एक मटेरियल जिसमें आप continuous voids पाओगे, that material is called permeable. For example, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले सकता हूँ ग्रेवल. ग्रेवल जिसमें सबसे ज्यादा परमिएबिलिटी होती है, मैक्सिमम परमिएबिलिटी. ऑन द अदर हैंड अगर आप स्टिफ क्ले ले लो, या फिर सिर्फ क्ले लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, सो इट इज हैविंग द लीस्ट परमिएबिलिटी. परमिएबिलिटी जो है ये एक प्रॉपर्टी है. परमिएबल मटेरियल होता है और परमिएबल मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है उसको परमिएबिलिटी कहते हैं. ठीक है. तो ये हो गई डेफिनेशन और ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, जिसको कहते हैं डार्सीज लॉ. डार्सीज लॉ. डार्सीज लॉ क्या कहता है? डार्सीज लॉ was given by, of course, नाम से पता चल रहा होगा किसने दिया होगा, डार्सी ने दिया होगा, in the year 1856. 1856 में इन्होंने ये लॉ दिया था. ये जो है ये पहला लॉ है. दिस इज द लॉ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल. दिस इज द लॉ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू soil. Law of flow of water through soil. And ये पहले डार्सी साहब ने इसके बारे में पढ़ा था और स्टडी किया था. 1856 में इन्होंने ये लॉ दिया था. ये क्या कहता है? ये कहता है कि एक्सपेरिमेंटली ही डेमोन्स्ट्रेटेड इट दैट फॉर लैमिनार फ्लो conditions, for laminar flow conditions in a saturated soil, in a
saturated soil, the rate of flow, और इसको हम कह सकते हैं discharge, the rate of flow or the discharge per unit time is proportional to the hydraulic gradient. यह है इसकी डार्सिस लॉ. डार्सिस लॉ इज दिस वन, राइट. तो डार्सिस लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि लैमिनार फ्लो कंडीशंस के लिए, फॉर लैमिनार फ्लो कंडीशंस इन सैचुरेटेड सॉइल मास, द रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट. दिस इज द सेंटेंस ऑफ डार्सिस लॉ. यहाँ पे एक चीज याद रखो कि जो है सॉइल से, दिस इज सॉइल मास, राइट. यहाँ से जो पानी जाता है, दिस कैन बी ऑफ either laminar or it can also be turbulent. But for practical applications, we always consider that the flow through the soil mass is laminar, not turbulent. So यहाँ पे this Darcy's law states that for laminar flow conditions in a saturated soil, the rate of flow or the discharge per unit time is proportional to hydraulic gradient. That is, Q is directly proportional to I, where I is hydraulic gradient, or Q is equals to K I A. This is Darcy's law, right? Next, otherwise V, that is velocity, is equal to Q upon A, which will be equal to K into I. Here Q is discharge per unit time, A is the total cross sectional area of soil mass perpendicular to the direction of flow. फिर है I here represents the hydraulic gradient. V जो है ये है velocity of flow, या फिर we can call it average discharge velocity. Is also called as average discharge velocity. And most important यहाँ पे K जो है वो क्या है? K here is Darcy's coefficient of permeability. Darcy's coefficient of permeability, right? So Darcy's law फिर से मैं पढ़ रहा हूँ. For laminar flow conditions in saturated soil, the rate of flow or the discharge per unit time is proportional to the hydraulic gradient. यानी कि Q is proportional to I, और Q is equal to KIA, where K is Darcy's coefficient of permeability, I is the hydraulic gradient, and A is the total cross sectional area of the soil mass perpendicular to the direction of flow. यानी कि अगर ये soil mass है, ठीक है, इस तरह से, तो ये जो है यहाँ से पानी नीचे जा रहा है, ठीक है, it is percolating, the water is percolating in this direction. तो इसके perpendicular area ये हुआ, तो this area represents A, if this is the direction of movement of water. तो ये वही चीज लिखा गया है, total cross sectional area of soil mass perpendicular to the direction of flow. I is the hydraulic gradient and V is velocity of flow or average discharge velocity. K is Darcy's coefficient of permeability. यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे
कि ये I यानी कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है क्या। इसको मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ, होपफुली यहाँ तक सब समझ में आया हो। सो नेक्स्ट So let me here draw the diagram जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है। ये जो है बीच में ये है सॉइल सैंपल, यहाँ पे वाटर है सम हाइट h1 मान लो इसको, और यहाँ पे मान लो कि हाइट h2 की वाटर रखी गई है, मतलब डिफरेंशियल हेड है यहाँ पे दोनों। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द हेड्स ऑफ वाटर ऑन द बोथ साइड्स ऑफ सॉइल सैंपल। ये जो सॉइल सैंपल है मान लो ये है लेंथ L की, ठीक है, और ये जो सॉइल सैंपल है मान लो इसकी जो एरिया है वो A, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो A, तो मान लो ये जो डिफरेंस हो गया ना यहाँ पे दोनों, द हेड डिफरेंशियल हेड इज h1 minus h2. So this figure represents flow of water through soil, ठीक है, this represents flow of water through soil। अब समझ में आएगा कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है कि जब there is a differential head, ठीक है, so that differential head divided by total length over which it exists, यानी कि length of the soil sample। अगर मैं कहूँ if a soil sample of if a soil sample of length L and cross sectional area A is subjected to a differential head h1 minus h2, then the hydraulic gradient is given by I is equals to h1 minus h2 upon L। तो अगर मैं वहाँ पे ये चीज पुट करूँ इस वाले इक्वेशन में, तो Q क्या होगा, K I की जगह हो जाएगा h1 minus h2 upon L into A, where A is the cross sectional area of the soil sample। समझ में आ रहा है? This is the hydraulic gradient। अब मान लो कि जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है यहाँ पे ये I जो है ये 1 के बराबर हो जाती है। अगर ये I 1 के बराबर होगी तो V जो है वो K के बराबर हो जाएगी। V will be equal to K, या फिर K कहो V के बराबर हो जाएगी। अगर K V के बराबर हो जाएगी, ये वाला लिख देता हूँ, when I will be equal to 1, then K क्या हो जाएगा, V के बराबर हो जाएगा। That is, I can say it, that is K, ठीक है, K can be defined as the average velocity of flow, average velocity of flow that will occur through total cross sectional area of soil under unit hydraulic gradient। यानी जब भी यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होगा तब
K की डेफिनेशन हो जाती है K will be equal to the average velocity of flow that will occur through a total cross sectional area of the soil under unit hydraulic gradient. ठीक है, अगर K की डेफिनेशन पूछे तो this is the definition of K, यानी कि K क्या है? It is the Darcy's coefficient of permeability, right? Permeability. तो इस हिसाब से K की जो डायमेंशंस होगी वो क्या होगी? सेंटीमीटर पर सेकेंड या फिर कहो मीटर पर डे या फिर मैं लिख सकता हूँ फीट पर डे एंड सो ऑन। ये कुछ के की जो है डायमेंशंस हो जाएगी, ठीक है, यूनिट्स हो जाएगी, सॉरी। तो इसके बाद जो है हम लोग डिस्चार्ज वेलोसिटी एंड सीपेज वेलोसिटी में जो डिफरेंस है उसके बारे में पढ़ते हैं कि डिस्चार्ज वेलोसिटी और सीपेज वेलोसिटी में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्चार्ज वेलोसिटी एंड सीपेज वेलोसिटी में, ये वाला मिटा रहा हूँ, ठीक है। डिस्चार्ज वेलोसिटी अभी मैंने पढ़ाया था कि डिस्चार्ज वेलोसिटी होती क्या है। डिस्चार्ज वेलोसिटी ये है कि टोटल सॉइल में से जब पानी नीचे पर्कुलेट करता है तो उसको डिस्चार्ज वेलोसिटी कहते हैं, जिस वेलोसिटी से वो नीचे पर्कुलेट करता है। लेकिन हमको ये भी पता होगा कि जो सॉइल होगा उस सॉइल में देयर विल बी वॉइड्स एंड देयर विल बी सॉइल ग्रेन्स। तो जो पानी होगा उसकी वेलोसिटी सॉइल ग्रेन्स की वजह से क्या हो रही होगी? कम होती होगी। अगर सॉइल ग्रेन्स ज्यादा है वेलोसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। कैसे? अगर मान लो कि सॉइल ग्रेन्स है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ वॉइड्स है, खाली पड़ा है, तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी। लेकिन आप सॉइल ग्रेन्स भरते जाओ तो क्या होगा? वो जो स्पीड होगी ना, वो जो वेलोसिटी होगी वो कम होती जाएगी। तो यहाँ पे वो डिफरेंस एराइज होता है जब मैं कहता हूं नेक्स्ट टॉपिक में कि हमारी डिस्चार्ज वेलोसिटी और सीपेज वेलोसिटी में अंतर क्या है, एंड सीपेज वेलोसिटी। तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर टोटल सॉइल में से जो पानी पर्कुलेट हो रहा है उसकी वेलोसिटी जो हमने डिनोट की है v है, और सीपेज वेलोसिटी क्या होता है? सीपेज वेलोसिटी होता है वेलोसिटी ऑफ वाटर पर्कुलेटिंग ओनली थ्रू वॉइड्स। जो वॉइड से पर्कुलेट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ वॉइड से, नेचुरली उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। उसकी वेलोसिटी जो होगी इस डिस्चार्ज वेलोसिटी से ज्यादा होगी, क्योंकि वो सॉइल ग्रेन को फेस नहीं कर रहा, इसलिए वो उसकी वेलोसिटी जो होगी, एक्चुअल वेलोसिटी, वो ज्यादा होगी। तो चलिए इसके बारे में लिखते हैं। The velocity, as we know, the velocity of flow v, ठीक है, is the rate of discharge of water per unit of total cross sectional area A of the soil, ठीक है। जो V है वो डिस्चार्ज वेलोसिटी है पर टोटल यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया A of the soil। तो ये जो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसमें it will include area of the solids plus area of the voids। अभी मैंने बात कहा था, अभी मैंने बताया था, right now I just said कि this total cross sectional area will be comprising of area of solids as well as area of voids। Now since the flow takes place through the voids, basically जो void से flow किससे हो रहा है? voids के कारण हो रहा है, ठीक है ना। तो जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी, यानी कि जो वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी सीपेज वेलोसिटी को कहते हैं, तो एक्चुअल वेलोसिटी जो होगी, जो वर्ड से पास कर रही होगी, उसकी वेलोसिटी एज कंपेयर टू द डिस्चार्ज वेलोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। यानी कि मान लो ये मेरा सॉइल मास है, मैं ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझाऊं। ये देखो यहाँ पे जो है सॉइल ग्रेन्स है, बहुत सारी सॉइल ग्रेन्स है, सॉइल ग्रेन्स, ये जो
सॉइल ग्रेन से, ठीक है। तो यहाँ से वाटर आती है, तो ये जो है इस तरह से कहीं पास करके जाएंगे, ठीक है ना। अगर उसको एक सिचुएशन मिल जाता है कि ये सीधा चली जाए, तो मान लो ये जो फ्लो होगी इस पानी की, ये काफी स्पीड होगी एज कम्पेयर टू दिस वन जो यहाँ से घूम घूम के जा रहा है। तो ये ही रिलेशन होता है एक वेलोसिटी, डिस्चार्ज वेलोसिटी और सीपेज वेलोसिटी में, ठीक है। यानी कि सीपेज वेलोसिटी जो होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू डिस्चार्ज वेलोसिटी, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं, सिंस द फ्लो टेक्स प्लेस through the voids, so the actual or true velocity of flow will be more than किससे? डिस्चार्ज वेलोसिटी से, ठीक है। यही बात अभी मैंने बताई। सो इस वेलोसिटी को कहा जाता है, दिस एक्चुअल वेलोसिटी इज कॉल्ड, दिस एक्चुअल वेलोसिटी जो है ना यहाँ पे, इसी को कहते हैं हम लोग सीपेज वेलोसिटी। इसी को कहा जाता है सीपेज वेलोसिटी। सो अगर सीपेज वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी तो वो क्या होगी? इट इज द रेट ऑफ discharge of percolating water, the rate of discharge of percolating water per unit cross sectional area of voids perpendicular to the direction of फ्लो। समझ में आ रहा है? सो ये मैंने बता दिया कि सीपेज वेलोसिटी किसे कहते हैं और सीपेज वेलोसिटी और डिस्चार्ज वेलोसिटी का अंतर क्या है। तो हम जानते हैं यहां से देखो, इस रिलेशन से हम ये जानते हैं कि हमारा Q जो है वो क्या है? इट इज इक्वल टू VA। Q क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पे Q चेंज नहीं हो रहा, मैं नहीं बता रहा हूँ कि Q चेंज हो रहा है, यहाँ पे Q सेम है, पानी उतना ही दे रहे हो, ठीक है। तो मतलब दिस इज इक्वल टू VS इंटू AS, ठीक है, VS इंटू AS, सीपेज वेलोसिटी टू द सीपेज एरिया, यानी कि एरिया ऑफ द यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वॉइड्स। ये प्रोडक्ट हमेशा सेम रहता है। तो इन दोनों को लेकर अगर मैं चलूं तो इससे मैं क्या लिख सकता हूं? मेरी सीपेज वेलोसिटी कितनी होगी? देखिए ये होगा डिस्चार्ज वेलोसिटी इनटू टोटल एरिया डिवाइडेड बाय सीपेज एरिया, है कि नहीं? बट ये वाला यहाँ पे सीपेज एरिया यानी कि एरिया ऑफ द वॉइड्स, वही तो है सीपेज एरिया का क्या है? एरिया ऑफ द वॉइड्स है। तो मुझे एक रिलेशन पता है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय टोटल वॉल्यूम, ये क्या होता है? ये पोरोसिटी होता है। दिस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इज एज गुड एज एरिया ऑफ द वॉइड्स बाय टोटल एरिया। अगर हम हाइट को सेम रखें तो, ठीक है, तो दिस इज एज गुड एज दिस वन। या फिर मैं कहता हूँ कि एरिया ऑफ वॉइड्स क्या है? ये सीपेज एरिया है डिवाइडेड बाय, तो यही तो चीज यहाँ पे है, ये देखो। तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ? V अपॉन पोरोसिटी, यानी कि सीपेज वेलोसिटी क्या है? डिस्चार्ज वेलोसिटी अपॉन पोरोसिटी। और मुझे ये भी पता है कि पोरोसिटी क्या है? E अपॉन 1 प्लस E, when E is voids ratio। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। सो Vs जो है सीपेज वेलोसिटी, इट इज V अपॉन पोरोसिटी इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस E अपॉन E इंटू V। ये होता है रिलेशन, ठीक है। तो ये
जो सीपेज वेलोसिटी भी होता है ना, उसी की तरह ये सीपेज वेलोसिटी भी जो होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये थोड़ा सा मिटा के यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो सीपेज वेलोसिटी भी होता है, इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। यानी कि ये जो सीपेज वेलोसिटी होता है, ये यहाँ पे मैंने एक कोफिशिएंट इंट्रोड्यूस किया, Kp into I। यहाँ पे Kp क्या है? Kp is coefficient of percolation। Kp क्या है? कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन, ठीक है। तो ये जो Vs है वो Kpi है, where Kp is coefficient of percolation। तो हमें पता है, क्या पता है हमें, कि V is equals to Ki। तो अगर इन दोनों से मैं ये डिवाइड कर लूं, तो Vs अपॉन V is equal to, ये I कैंसिल हो जाएगा, Kp अपॉन K, ठीक है ना, where K is Darcy's coefficient of permeability। अगर K जो है Darcy's coefficient of permeability है, Kp जो है coefficient of percolation, लेकिन हमको पता है Vs upon V क्या है, Vs upon V is 1 upon eta, so this is 1 upon eta, so which implies, ये वाला लेके अगर मैं चलूं, तो my coefficient of percolation is equal to Darcy's coefficient of permeability divided by porosity या फिर eta। so ये रिलेशन आप याद रखो, ठीक है, दिस इज द रिलेशन। नाउ ये खत्म होता है डार्सीज लॉ। उसके बाद हमने बात की डिस्चार्ज वेलोसिटी और सीपेज वेलोसिटी के बारे में, दोनों में डिफरेंस, अंतर क्या है। याद रखना ये वेलोसिटी अलग है, लेकिन Q जो है ये सेम है, ठीक है, Q जो है वो सेम है। इसको मैं मिटा रहा हूं यहाँ पे। नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट द वैलिडिटी ऑफ डार्सीज लॉ। डार्सीज लॉ वैलिड कब है, तो उसके सेंटेंस में ही मैंने बताया, जब डार्सीज लॉ मैंने डिक्टेट किया था कि डार्सीज लॉ जो है वो लैमिनार कंडीशंस को फॉलो करता है। वो कहता है कि लैमिनार कंडीशंस होगा, यानी कि लैमिनार हमेशा एक नंबर से जुड़ा हुआ होता है। वो कौन सा नंबर होता है? रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है ना। तो रेनॉल्ड्स नंबर से जुड़ा होता है। तो जब मैं बात करता हूँ वैलिडिटी ऑफ डार्सीज लॉ, तो हम रेनॉल्ड्स नंबर की ही बात करेंगे। वैलिडिटी ऑफ डार्सीज law. When I talk about validity of Darcy's law, let me tell you, first of all, Darcy's law of linear dependency between velocity of flow, जिसको हम डिस्चार्ज वेलोसिटी भी कहते हैं, V एंड किसके बीच? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है ना। ये है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, इन दोनों के बीच जो है I is valid for laminar flow conditions in the soil। पहली तो बात ये है कि वो लैमिनार फ्लो होनी चाहिए, पर ये लैमिनार कब तक होगी? बट द फ्लो इज लैमिनार so long as the velocity of flow, the velocity of flow is less than a lower critical velocity Vc as expressed in terms of Reynolds number। Reynolds number क्या है? It is, मिटा रहा हूं,
क्या कह रहा है, पहली तो चीज इसने कही कि डार्सीज लॉ तब तक वैलिड होगा जब फ्लो पर्कोलेटिंग वाटर लैमिनर होना चाहिए। पर चीज ये है कि कब तक वो लैमिनर होगा। तो लैमिनर होने के लिए कंडीशंस ये है कि जो उसकी जो वेलोसिटी होगी, डिस्चार्ज वेलोसिटी, वो एक क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होनी चाहिए, whose expression is given by Reynolds number। रेनॉल्ड्स नंबर की एक्सप्रेशन ये होती है Vc। यहाँ पे Vc क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी, d यानी कि डायमीटर ऑफ द पार्टिकल, रो w जानते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर, ईटा हम जानते हैं क्या है, पोरोसिटी, g इज एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो फॉर सॉइल कंडीशंस Re, ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर शुड बी लेस देन, ये 1 से कम होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि जब हम पाइप फ्लो पढ़ते हैं, हमको पढ़ चुके हैं पहले, अगर पाइप फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर किससे छोटा होना चाहिए, 2000, है कि नहीं। उसी तरह सॉइल कंडीशंस के लिए रेनॉल्ड्स नंबर जो है 1 से कम होना चाहिए। तो मतलब दिस एक्सप्रेशन शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे है, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। अगर दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 या फिर लेस देन 1 लो, तो अगर हम इसको लेस देन इक्वल टू 1 ले, तो यहाँ पे अगर मैं अलग अलग चीजों की वैल्यू पुट करूं, ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि अलग अलग चीजों की, मैं लिख रहा हूं सब्स्टिट्यूटिंग न्यूमेरिकल values of physical constants and other parameters as follows। एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हमने कुछ वैल्यूज अगर की, जैसे कि ईटा की वैल्यू हम लेते हैं 1 × 10⁻⁵ ग्राम सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसे कि g की वैल्यू हम ले रहे हैं 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जैसे कि मैं वैल्यू ले रहा हूं I की 1, ठीक है, k की वैल्यू ले रहा हूं इट इज 100 d 10 का स्क्वायर। ठीक है, where हम ये d10 यानी कि ये ले रहे हैं इज इक्वल्स टू d10 इज इक्वल्स टू फॉर यूनिफॉर्म सॉइल। ठीक है, d इज इक्वल्स टू d10 फॉर यूनिफॉर्म सॉइल। तो ये सब वैल्यू पुट करने के बाद हमें d की वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 0.05 सेंटीमीटर, यानी कि 0.5 मिलीमीटर के बराबर आएगी द डायमीटर ऑफ एवरेज पार्टिकल। तो जो पार्टिकल्स होनी चाहिए उनकी साइज कितनी होनी चाहिए, लगभग इसके आसपास 0.5 मिलीमीटर के आसपास होनी चाहिए, सो दैट ये रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो 1 से कम होगा, फिर लैमिनार फ्लो होगा, लैमिनार फ्लो होने से डार्सीज लॉ विल बी एप्लीकेबल। फिर और एक चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा वो है कोज़ेनी-कार्नोट इक्वेशन।